बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उसको किस तरह से फाइंड आउट किया गया। इससे पहले कि हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें, आपसे एक दो गुजारिशात हैं। अर्ज़ ये है कि आप में से कुछ लोग वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करना अच्छी बात है, टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो वो पूछ लेना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखे बगैर कि क्या उसमें बताया गया है, उसको देखे बगैर आप क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हालांकि वो बातें जो आप पूछते हैं वो उनको एक्सप्लेन किया गया होता है उस वीडियो के अंदर। ये 30-35 मिनट या 25-30 मिनट की जो वीडियो है, इसको बनाने का मकसद भी यही होता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं, जो आपके सिलेबस के हवाले से इवन एफएससी से थोड़ा ऊपर ही मैं इसको डिस्कस करता हूँ, ताकि कोई और भी अगर इसको देखे तो बातें इजीली उसको समझ में आ जाएं। तो कंप्लीट वीडियो देखे बगैर जब आप क्वेश्चन करते हैं तो फिर उसको आंसर करने का दिल नहीं करता या उसको आंसर करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आप वीडियो को देखते नहीं हैं उसमें क्या बातें की गई हैं, कौन सी चीज़ें बताई गई हैं, और बगैर देखे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप वीडियो नहीं देखते, इसका पता चल जाता है, यूट्यूब वाले हमको बता देते हैं कि भाई आपकी वीडियो पे इतने व्यूज़ आए हैं और सिर्फ इतने मिनट आपकी वीडियो को लोगों ने देखा है। जिस तरह की जो लास्ट वीडियो इसी टॉपिक से, इसी चैप्टर से इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी, उसमें जो पहले 15 व्यूज़ थे, 15 व्यूज़ में सिर्फ लोगों ने उसको 10 या 9 मिनट उसको वॉच किया था। तो इसका मतलब है कि आप वीडियो को देखते नहीं, हालांकि वो वीडियो आधे घंटे की थी, 30 मिनट की वो वीडियो थी। तो कोशिश किया करें, अगर टाइम नहीं होता तो जब टाइम हो तब उस वीडियो को देख लिया करें। अब ऐसे नहीं हो सकता कि वीडियो भी 8-10 मिनट की बने और उसमें तमाम चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से हो तो फिर वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, 20, 25, 30 मिनट तक जो इसका ड्यूरेशन होगा। और मैं कोशिश करता हूं कि एक वीडियो के अंदर जो एक कंप्लीट टॉपिक होता है उसको जो है कवर कर दिया जाए। तो कोशिश किया करें कि वीडियो को कंप्लीट देखा करें, फिर उसके बाद अगर कोई आपके माइंड में क्वेश्चन आता है तो वो ज़रूर किया करें, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर भी किया करूँगा। तो टॉपिक है आज का हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन को सबसे पहले डिस्कवर किया माइकल फैराडे ने 1825 में। वेजिटेबल ऑयल की डिस्टिलेशन के दौरान उसने इसको डिस्कवर किया 1825 में। जब कोई भी कंपाउंड डिस्कवर होता है तो सबसे पहले उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लिया जाता है, जिस तरह से उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, वो कंपाउंड किस तरह के रिएक्शंस देगा। तो ये सारी कुछ बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी कर लिया जाता है। तो जब बेंजीन भी डिस्कवर हुई, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया गया, तो कुछ जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने साइड पे लिस्ट कर दी हैं। इनको जहन में रखना, अगर ये आपके जहन में होंगी तो जो हम स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे उसको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके एम्पिरिकल फार्मूला को, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो बाय कंबस्शन एनालिसिस भी इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट किया जा सकता है। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट किया गया तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला था CH। अगर इसी से हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास देखें तो वो बनता है 13, 12 कार्बन का 1 हाइड्रोजन का ऐड करो तो 13 एम्पिरिकल फार्मूला मास बनेगा। एक मेथड है, उस मेथड को हम कहते हैं वेपर डेंसिटी मेथड, यानी वेपर्स की डेंसिटी को कैलकुलेट किया जाता है। उसकी मदद से उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को कैलकुलेट किया जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को वेपर डेंसिटी मेथड के ज़रिए। तो वेपर डेंसिटी मेथड के ज़रिए जब बेंजीन के मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को कैलकुलेट किया गया तो ये बनता था 78 ग्राम्स। तो अगर हम देखें तो एम्पिरिकल फार्मूला मास, इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बनता है। इसका मतलब है कि अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसे जो है बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला उसको बनाया गया। फिर इसके बाद कुछ बेसिक रिएक्शन जो बेंजीन देती है। सबसे पहली बात, बेंजीन जो है वो KMnO4 बेंजीन को ऑक्सीडाइज नहीं करता। हालांकि स्ट्रॉन्ग एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन बेंजीन KMnO4 के ज़रिए ऑक्सीडाइज नहीं होती।
फिर बेंजीन के अंदर कुछ एडिशन रिएक्शन भी होते हैं, जिस तरह बेंजीन के अंदर 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड हो सकते हैं, 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन के ऐड हो सकते हैं। एडिशन रिएक्शन भी देती है बेंजीन, बहुत लिमिटेड। मोस्टली जब बेंजीन के रिएक्शन होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, यानी बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन होती है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक एटम का ग्रुप बेंजीन से निकलता है, उसकी जगह पे नया ग्रुप आके एंटर हो जाता है। तो ज़्यादातर रिएक्शन जो है बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। ये लास्ट वाले 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बेंजीन गिव ओनली वन टाइप ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। बेंजीन की जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो एक ही तरह की बनती है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जब इसको हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप देखें कि बेंजीन के अंदर 6 हाइड्रोजन के एटम हैं। इन 6 में से अगर किसी एक हाइड्रोजन को हम किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो इक्वल बनेगी। चाहे हम फर्स्ट नंबर वाले हाइड्रोजन को सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ किसी भी हाइड्रोजन को अगर किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो हमेशा सेम बनेगी, उसकी प्रॉपर्टी सारी सेम होंगी। तो हम कहते हैं कि बेंजीन जो है वो एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। और फिर लास्ट में बेंजीन गिव्स 3 टाइप ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। लेकिन जो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हैं, यानी बेंजीन में से 2 हाइड्रोजन को हटा के कोई 2 और ग्रुप ले आए जाएं, तो जो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनती है वो बेंजीन की 3 तरह की बनती है। 3 डिफरेंट तरह की डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनती हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन है, जो कुछ रिएक्शंस हैं, जिस तरह के रिएक्शंस बेंजीन देती थी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले आपके जहन में होनी चाहिए अगर आप इसके स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं। क्योंकि जब स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया जाता है तो ये देखा जाता है कि जो स्ट्रक्चर हम दे रहे हैं इस कंपाउंड के लिए, क्या उस स्ट्रक्चर के मुताबिक ये प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल होती हैं। ये जिस तरह के बेंजीन रिएक्शन देती है, क्या वो स्ट्रक्चर इन रिएक्शंस को फुलफ़िल कर सकते हैं, यानी ये रिएक्शंस उन स्ट्रक्चर के ऊपर फिट होते हैं या नहीं होते। तो इसलिए पहले ये मैंने सारा इसका कुछ डाटा यहाँ पे लिख दिया है। तो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, उसके लिहाज से 2 स्ट्रक्चर पहले इसको स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर दिए गए कि इस तरह का स्ट्रक्चर बेंजीन का हो सकता है। एक ये वाला स्ट्रक्चर है 1,5 हेक्सा डाइआइन और दूसरा 1,5 हेक्सा डाइईन 3 आइन। इसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें 2 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये कहा गया कि बेंजीन का इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। दोनों का अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो वही बनेगा C6H6, यानी नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम को गिने तो वो इतने ही बनते हैं। अब अगली बात ये थी कि अगर ये स्ट्रक्चर बेंजीन के लिए ट्रू है तो क्या ये सारी प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करते हैं जो यहाँ पे बेंजीन के बारे में स्टडी की गई। तो सबसे पहली बात हमने क्या की कि बेंजीन डू नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4। जो बेंजीन है वो KMnO4 के ज़रिए ऑक्सीडाइज नहीं होती। जबकि अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को देखें तो इन स्ट्रक्चर्स के अंदर डबल बॉन्ड भी आता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आता है, यानी इन स्ट्रक्चर्स के मुताबिक बेंजीन को अल्कीन की तरह बिहेव करना चाहिए या अल्काइन की तरह बिहेव करना चाहिए। तो अल्कीन और अल्काइन दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बाय KMnO4, क्योंकि KMnO4 एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अल्कीन और अल्काइन दोनों KMnO4 के ज़रिए ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लेकिन बेंजीन एक्चुअली KMnO4 के ज़रिए ऑक्सीडाइज नहीं होती। तो इसका मतलब है कि अगर बेंजीन लाइक अल्कीन या अल्काइन इस तरह से होते डबल और ट्रिपल बॉन्ड बेंजीन के अंदर, तो बेंजीन को KMnO4 के ज़रिए ऑक्सीडाइज हो जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली बेंजीन KMnO4 के ज़रिए ऑक्सीडाइज नहीं होती। तो ये वाला जो आर्गूमेंट है ये इन स्ट्रक्चर्स की फेवर में नहीं जाता, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल होते बेंजीन के लाइक अल्कीन और अल्काइन, तो KMnO4 को बेंजीन को ऑक्सीडाइज करना चाहिए था। सेकेंड, बेंजीन कैन ऐड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। बेंजीन के अंदर जो एक्चुअल बेंजीन है उसके अंदर 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन के ऐड हो सकते हैं सनलाइट की मौजूदगी में, और इस तरह से बेंजीन के अंदर
3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के भी ऐड हो सकते हैं कैटालिस्ट की मौजूदगी में। ये दोनों रिएक्शन होते हैं। बेंजीन में 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड होते हैं, क्लोरीन के ऐड होते हैं। तो अगर हम अल्कीन और अल्काइन के भी देखें तो ज़्यादातर रिएक्शन एडिशन होते हैं, क्योंकि अनसैचुरेशन होती है और हमें पता है जहाँ पे भी अनसैचुरेशन आएगी, डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो रिएक्शन होते हैं वो एडिशन रिएक्शन होते हैं। तो बेंजीन भी एडिशन रिएक्शन देती है लेकिन बहुत लिमिटेड होते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ये इन स्ट्रक्चर्स की फेवर में जाती है कि अल्कीन और अल्काइन भी एडिशन रिएक्शन देते हैं, बेंजीन भी देती है, तो ये स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकते हैं इस आर्गुमेंट के मुताबिक। नेक्स्ट, बेंजीन मोस्टली गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन के जो ज़्यादातर रिएक्शन है वो एडिशन नहीं होते बल्कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पे होते हैं? अल्केन्स के अंदर, जहाँ पे अनसैचुरेशन नहीं होती। अल्केन आपको पता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो क्योंकि बेंजीन ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है तो इससे ये पता चलता है कि जो बेंजीन का बिहेवियर है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाला ज़्यादा है। बेंजीन का जो बिहेवियर है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाला ज़्यादा है। तो ये वाली जो चीज़ है ये इन स्ट्रक्चर्स के अगेंस्ट है, क्योंकि इनके मुताबिक तो ज़्यादा रिएक्शन एडिशन होने चाहिए बेंजीन के, लेकिन बेंजीन के एक्चुअली जो ज़्यादा रिएक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं? वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, जिस तरह के रिएक्शन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देते हैं, जिस तरह के अल्केन्स। फिर लास्ट वाले 2 पॉइंट कि बेंजीन जो है वो एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है और बेंजीन 3 तरह की डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। इसका मतलब है कि बेंजीन के अंदर ये जो 6 के 6 कार्बन हैं ये केमिकली इक्वलेंट हैं। ये ऐसे कह लो कि ये 6 के 6 जो हाइड्रोजन हैं ये केमिकली इक्वलेंट हैं। किसी एक हाइड्रोजन को किसी ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दो तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो सेम बनेगी, उसकी प्रॉपर्टी सारी सेम होंगी, प्रोडक्ट सेम बनेगी। तो साइंटिस्ट ने ये कहा, जो इसके ऊपर काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ कर लें कि बेंजीन जो है उसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है जिसमें 6 कार्बन इस तरह से अटैच हैं। अगर ये स्ट्रक्चर बेंजीन का ट्रू है तो बेंजीन की जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो 3 टाइप की होनी चाहिए। 3 टाइप की मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होनी चाहिए। अगर हम इसको 1 कार्बन कंसिडर कर लें, इसको 2, 3, 4, 5 और 6, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो एक इसकी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ये पॉसिबल है जब जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो कार्बन नंबर 1 पे होगी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आ सकता है कार्बन नंबर 1 के ऊपर। दूसरी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अगर सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे आ जाए? कार्बन नंबर 2 के ऊपर, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ इससे डिफरेंट होंगी, ये डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगी। और तीसरी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अगर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कार्बन नंबर 3 पे आ जाए, तो ये 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पॉसिबल है अगर बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, इस तरह कार्बन स्ट्रेट चेन के अंदर आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन एक्चुअली जो बेंजीन की मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक ही बनती है, लेकिन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स के मुताबिक बेंजीन की 3 डिफरेंट तरह की मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बननी चाहिए अगर ये स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इसको कार्बन नंबर 1 कर लोगे, इसको 2 कर लोगे, इसको 3 हो जाएगा, तो 1, 2, 3, यानी इधर से स्टार्ट कर लो या इधर से कर लो, तो 3 मुख्तलिफ तरह की बेंजीन की मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पॉसिबल होनी चाहिए थी अगर बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता। तो ये वाली चीज़ भी इन स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। लास्ट में अल्कीन और अल्काइन का अगर हम जनरल फार्मूला देखें, अल्कीन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n, और अल्काइन क्या होता है? CnH2n-2। जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, वो इन दोनों में से किसी के साथ भी मैच नहीं करता। ना ये अल्कीन के साथ मैच करता है ना ये अल्काइन के साथ। C6H6 ये तो हमें बताता है कि बेंजीन के अंदर अनसैचुरेशन मौजूद है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो 1:1 है। तो 1:1 होने का मतलब है कि अनसैचुरेशन मौजूद है, यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड बेंजीन के अंदर मौजूद है। लेकिन बेंजीन अल्कीन और अल्काइन की तरह का बिहेव नहीं करता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अल्कीन और अल्काइन की तरह की नहीं थी बेंजीन की। ये सारे आर्गूमेंट्स दिए गए इन स्ट्रक्चर के फेवर में, कोई भी
आर्गूमेंट नहीं था सिवाय ये एक दो आर्गूमेंट्स के बेंजीन के अंदर एडिशन होती है, अल्कीन के अंदर भी, अल्कीन अल्काइन के अंदर भी एडिशन पॉसिबल है। बाकी जितनी भी यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज़ लिस्ट की हैं, जहाँ यहाँ पे लिखी हैं, वो इन स्ट्रक्चर्स के मुताबिक फुलफिल नहीं होती। तो फिर इन स्ट्रक्चर्स को रूल्ड आउट कर दिया गया। रूल्ड आउट यानी उन्होंने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये पॉसिबल नहीं है बेंजीन के लिए, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स बेंजीन के पॉसिबल नहीं है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से बेंजीन के स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स को रूल्ड आउट किया गया। हालांकि छोटा सा टॉपिक है, आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन इसको अगर हम समझना चाहें तो इसको काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं। ये बातें आपने जहन में रखनी है कि बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ किस तरह की होती हैं। जब बेंजीन डिस्कवर हुई तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लिया गया। स्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ नहीं पता था, प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लिया गया, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर दिए गए, उनको मैच करने की कोशिश की गई कि क्या ये प्रॉपर्टीज़ इन स्ट्रक्चर्स के ज़रिए पूरी की जा सकती हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन स्ट्रक्चर्स की फेवर में नहीं थी, तो इन स्ट्रक्चर्स को रूल्ड आउट कर दिया गया। कहा गया कि ये स्ट्रक्चर बेंजीन के लिए पॉसिबल नहीं है। तकरीबन 35 से 40 साल तक बेंजीन के डिस्कवर होने के बाद तक कोई भी प्रॉपर स्ट्रक्चर फाइंड आउट ना किया जा सका। तो 1865 में एक साइंटिस्ट है केकोले, केकोले भी पढ़ लेते हैं इसको, कैकूल भी कई लोग पढ़ लेते हैं, जैसे आप पढ़ना चाहें। उसने बेंजीन के लिए एक साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रपोज किया। उसने कहा कि बेंजीन जो है ये 6 मेंबर्ड रिंग होता है, 6 मेंबर्ड प्लेनर रिंग होता है, हेक्सागोनल। तो उसने बेंजीन के लिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर प्रपोज किया, रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ये जो ईच कॉर्नर है ये एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। कंप्लीट स्ट्रक्चर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, और अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड होगा फिर सिंगल आएगा, फिर डबल बॉन्ड आएगा, फिर सिंगल और फिर डबल बॉन्ड। तो उसने कहा कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है, या तो ऐसे हो सकता है या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी। डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन। तो उसने कहा कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है, और उसने इस स्ट्रक्चर की फेवर में आर्गूमेंट्स भी दिए। ये जो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे लिखी हैं उनको इन स्ट्रक्चर्स की मदद से एक्सप्लेन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा है कि बेंजीन के अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन ऐड हो सकते हैं, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 3 क्लोरीन के ऐड हो सकते हैं। तो अगर हम इन स्ट्रक्चर्स के अंदर देखें, 3 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड आपको पता है, एक पाई बॉन्ड पे एक मॉलिक्यूल ऐड होगा, दूसरे पाई बॉन्ड पे दूसरा, और तीसरे पाई बॉन्ड पे तीसरा मॉलिक्यूल। तो इन स्ट्रक्चर्स के मुताबिक बेंजीन के अंदर 3 मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं हाइड्रोजन के कैटालिस्ट की मौजूदगी में, कैटालिस्ट की मौजूदगी में, और जो प्रोडक्ट बनती है वो बनती है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन एडिशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगी वो साइक्लोहेक्सेन। और एक्चुअली ऐसा था भी कि बेंजीन के अंदर जब हाइड्रोजन को ऐड करते थे तो जो प्रोडक्ट बनती थी उस प्रोडक्ट को जब स्टडी किया गया तो वो साइक्लोहेक्सेन ही थी। फिर इसके बाद उसने ये कहा कि बेंजीन के अंदर 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन के भी ऐड हो सकते हैं, क्लोरीन के सनलाइट की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में, और जो प्रोडक्ट बनेगी वो ये बनेगी, हर कार्बन पर एक क्लोरीन आ जाएगा। एडिशन के बाद एक एक हाइड्रोजन तो मौजूद है, एक क्लोरीन भी आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगी हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोरो साइक्लो हेक्सेन। तो वाकई बेंजीन के अंदर 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन के ऐड होते थे और प्रोडक्ट भी यही बनती थी, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। इसके अलावा ये जो 2 मैंने बातें लिखी हैं कि बेंजीन गिव 1 टाइप ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, तो इन स्ट्रक्चर्स के मुताबिक अगर हम देखें तो ये 6 के 6 कार्बन उसने कहा कि इक्वलेंट हैं। ये 6 के 6 कार्बन केमिकली इक्वलेंट हैं। इसका मतलब इनके साथ जो ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं ये भी केमिकली इक्वलेंट हैं।
केमिकली इक्विवेलेंट होने का मतलब ये है कि इनमें से किसी एक हाइड्रोजन को हम किसी दूसरे ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दें, जो नया कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ हमेशा सेम होंगी, वो एक ही कंपाउंड बनेगा। फॉर एग्जांपल, अगर इस हाइड्रोजन को मैं क्लोरीन से रिप्लेस कर देता हूँ तो ये बन जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन आ गया। अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे क्लोरीन आ गया। अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर देता हूँ तो क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर देता हूँ तो यहाँ पे क्लोरीन। अब आप देखें ये तमाम कंपाउंड, इनको हम क्या पढ़ते हैं, इनका नाम क्या हम पढ़ते हैं, इसको ये नाम होगा क्लोरोबेंजीन। ये भी क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, सेम एक ही कंपाउंड है, सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 6 के 6 हाइड्रोजन हैं ये केमिकली इक्विवेलेंट हैं। यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के सब्स्टिट्यूएंट लगा दो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट लगा दो, जो प्रोडक्ट बनेगी वो एक ही नेचर की बनेगी। तो इसका मतलब है कि बेंजीन जो है वो एक ही तरह की मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है, जो कि इस स्ट्रक्चर से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर सेकंड बात उसने की कि बेंजीन की 3 डिफरेंट डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी पॉसिबल है इस स्ट्रक्चर के मुताबिक। डाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है कि एक सब्स्टिट्यूएंट पहले से ही मौजूद है बेंजीन के ऊपर, सपोज ये कोई एक एक्स सब्स्टिट्यूएंट है बेंजीन के ऊपर मौजूद। अब अगर हम इस पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लाना चाहें तो उसके लिए 3 डिफरेंट पोजीशंस पॉसिबल हैं, क्योंकि जो ग्रुप है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होंगे इस ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से ये वाली जो पोजीशंस है ये केमिकली इक्विवेलेंट नहीं रहेंगी। जो पहले पोजीशंस केमिकली इक्विवेलेंट थी बेंजीन के अंदर 6 की 6 पोजीशन, जब कोई और ग्रुप आ जाएगा बेंजीन के ऊपर तो उस ग्रुप के लिहाज से जो बाकी पोजीशंस होंगी वो केमिकली इक्विवेलेंट नहीं रहेंगी तो पोजीशंस चेंज हो जाएंगी। जो बिल्कुल नेक्स्ट पोजीशन होंगी इनको हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, इस ग्रुप के नेक्स्ट वाली। उनके नेक्स्ट वाली पोजीशन को हम कहते हैं मेटा, एम से लिखते हैं। और लास्ट वाली जो पोजीशन बचती है पैरा, उसको कहते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बेंजीन की डाई सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट है वो 3 पॉसिबल हैं। या तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट इस ग्रुप के लिहाज से ऑर्थो पे आ सकता है, या मेटा पे आ सकता है, या पैरा पे। तो 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, एक ये वाली डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगी, इसको हम ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड कहेंगे। दूसरी डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ये वाली बनेगी जिसको हम मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कहेंगे। और तीसरी डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ये वाली बनेगी जिसको हम पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कहेंगे। ये अंदर मैं सर्कल लगा रहा हूँ, हालांकि ये लगाने चाहिए कि कोल के स्ट्रक्चर के मुताबिक है। तो जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर बेंजीन के ऊपर इन स्ट्रक्चर्स के मुताबिक एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो उसकी जो बाकी पोजीशंस हैं वो केमिकली इक्विवेलेंट नहीं रहती, उनकी जो इक्विवेलेंसी है वो ख़त्म हो जाती है। इस ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं वो इन पोजीशंस को केमिकली इक्विवेलेंट नहीं रहने देते। तो 3 डिफरेंट पोजीशंस बन जाती हैं बाकी जो 5 कार्बन बचते हैं उनके ऊपर, ये वाली ऑर्थो पोजीशंस, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन। तो जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आएगा उसके पास 3 पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो ऑर्थो पे आ जाए, या मेटा पे आ जाए, या पैरा पे आ जाए। तो जो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हैं बेंजीन की वो 3 पॉसिबल हैं, क्योंकि ये वाले स्ट्रक्चर्स, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम इन स्ट्रक्चर्स की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को उस वक़्त के लिए ट्रू मान लिया गया कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है यही पॉसिबल है और यही स्ट्रक्चर हम पढ़ते भी हैं। फिर इसके बाद जब एक्स-रेज की टेक्निक आई तो एक्स-रेज के ज़रिए भी इस चीज़ को कंफर्म किया गया कि वाकई जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। और एंगल्स वगैरह को भी स्टडी किया गया, जो कार्बन कार्बन एंगल्स होते हैं सारे इसके अंदर वो 120 होते हैं। बेंजीन के अंदर जो कार्बन कार्बन एंगल होते हैं 120, और जो लेंथ है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन से दूसरे कार्बन की बॉन्ड लेंथ ये होती है 1.397 एंगस्ट्रम, इतनी बॉन्ड लेंथ होती है। और कार्बन से हाइड्रोजन की, तमाम कार्बन से हाइड्रोजन की 1.09 एंगस्ट्रम इतनी बॉन्ड लेंथ होती है। तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इतनी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इतनी, इन वैल्यूज़ को आपने याद भी कर लेना है, एमसीक्यूज़ में पूछ लेता है। बॉन्ड एंगल 120,
कार्बन हाइड्रोजन, तमाम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 1.09 एंगस्ट्रॉम और तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल होती हैं 1.397 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद जब फर्दर बेंजीन के स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया और साइंटिस्ट भी ज़ाहिर बात है उस वक़्त में काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर, तो उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए इस स्ट्रक्चर के ऊपर जिनके कैकोले के पास आंसर नहीं थे। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि इन स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें तो इनमें अनसैचुरेशन मौजूद है, तो अनसैचुरेशन के होते हुए इन स्ट्रक्चर्स के मुताबिक बेंजीन में ज़्यादा एडिशन होनी चाहिए, एडिशन रिएक्शन ज़्यादा होने चाहिए, सब्स्टिट्यूशन ना होने के बराबर होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली बेंजीन ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। तो इस चीज़ को कैकोले एक्सप्लेन नहीं कर सका कि बेंजीन क्यों ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है एज़ कम्पेयर टू एडिशन रिएक्शन। फिर दूसरी बात, अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल, फिर कार्बन कार्बन डबल, फिर कार्बन कार्बन सिंगल, और हमें पता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ कुछ और होती है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ कुछ और होती है। डबल बॉन्ड 1.34 इतनी लेंथ होती है, सिंगल पॉइंट जो बॉन्ड होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, लेकिन बेंजीन में एक्चुअली तमाम बॉन्ड लेंथ्स कितनी है 1.397। तो वो कैसे हैं, इस चीज़ को कैकोले इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो इस तरह की कुछ ऑब्जेक्शंस उठाई गई जिनको कैकोले प्रॉपरली आंसर नहीं कर सका। तो इनको कैसे फिर इन जो उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस थी उनको कैसे रिमूव किया गया और किस तरह उनको एक्सप्लेन किया गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो बेसिक्स थी बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में वो सारी मैंने आपको बता दी कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स को कैसे रूल्ड आउट किया गया, कि कोले ने स्ट्रक्चर प्रपोज किया, उसकी फेवर में कैसे आर्गूमेंट्स दिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट से क्या मतलब होता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट से क्या मतलब होता है। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें, कमेंट करके बता दिया करें अगर कहीं पे बेहतरी की गुंजाइश है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।